तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत। और बजट पेश कर दिया गया। आम बजट को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी है और साथ ही साथ जहां सत्ता पक्ष की ओर से इस बजट को जो है दूरगामी परिणाम वाला बजट बताया गया, आम आदमी की खुशियों वाला बजट बताया गया है, तो वहीं विपक्ष की ओर से इस बजट को निराशाजनक करार दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि ये बजट महंगाई बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला और आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया आम बजट को लेकर के रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आम आदमी की जेब खाली करने वाला बजट होगा। ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि ये बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला और आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट को करते हुए इस बजट को दूरदर्शी बताया है। अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मोदी सरकार की ओर से लाया गया बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। ये अमित शाह ने लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ट्वीट करते हुए इस बजट को दूरदर्शी बजट करार दिया गया है। तो आखिरकार बजट किस तरीके का रहा आम आदमी के लिहाज से, बाकी तमाम वर्गों के लिहाज से, जैसा कि सरकार की ओर से और जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से और वित्त राज्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि हर वर्ग को खुश करने वाला बजट होगा। तो क्या वाकई हर वर्गों को खुश कर रहा है? जनता की जो उम्मीदें थी उन पर कितना खरा उतर पाया है? इसको लेकर के एक सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ है। उससे सबसे पहले आपका तारुफ मैं करवा दूं। सतीश सरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामपाल जाट हमारे साथ हैं, किसान नेता। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रतिष्ठा गुप्ता हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंट, जिनसे समझेंगे कि किस तरीके का बजट आम आदमी के लिहाज से और उद्योग के लिहाज से इसे देखा जाए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले प्रतिष्ठा गुप्ता, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा कि कैसे देखती हैं आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर इस पूरे बजट को अर्थव्यवस्था के लिहाज से? क्या ये बजट अर्थव्यवस्था को नए पंख लगाएगा? जी सर, हम इस बजट की बात करें तो इस बजट की जो शुरुआत की गई उसे कहा गया अमृत काल, मतलब नेक्स्ट 25 इयर्स का ब्लूप्रिंट हमें प्रोवाइड किया गया, जिसमें हम आगे का 4 सीन बजट है कि आगे स्पेसिफिक इंडिविजुअल या सेक्टोरियल ना मान के ओवरऑल कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो वेरियस स्टेप्स लेने चाहिए थे वो हैं। आशावादी थे कि बजट में हो सकता है इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस आएंगे, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो उस तरीके से इस बजट में कुछ भी नहीं है। इस बजट में ना तो कुछ बहुत पॉजिटिव हुआ है और ना ही कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड, हम बोल सकते हैं अनटच्ड बजट है, जहाँ इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे एक्सेस कोई चेंजेस नहीं है। जी रामपाल जाट साहब, किसानों ने बड़ा लंबा आंदोलन किया एमएसपी को लेकर के, कई मांगे किसानों की। क्या किसानों की उम्मीदें इस बजट से पूरी हुई हैं? यदि किसानों की उम्मीदों के अनुसार बजट होता तो कहा जाता ये कृषि प्रधान भारत का बजट है। लेकिन अभी तो इस बजट को पढ़ने से लगा ही नहीं कि ये कृषि प्रधान भारत का बजट है। यदि ये किसानों के लिए होता तो जो सरकार ने ऋण मुक्त किसान की बात कही थी, आज 52% किसान परिवार ऋणी है। और वो इसलिए ऋणी है कि उनको उपजों के दाम नहीं मिलते। तो उपजों के दाम देकर उनको ऋण मुक्त बनाने की ओर यदि सरकार प्रयास करती तो इसके लिए जो मुख्य मुद्दा था आंदोलन का, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, उसकी गारंटी का कानून, वो तो कहीं दिखाई नहीं। इसमें ये एक चर्चा जरूर उन्होंने की कि 2,37,000 करोड़ हम एमएसपी के लिए देंगे, तो पहले भी देते थे। इट इज नॉट ए न्यू, ये कोई नई चीज नहीं है। और उन्होंने दूसरा कहा कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो पहले भी हो रहा था, इसलिए उसमें नई चीज नहीं कही। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हर खेत को पानी की दिशा में अभी जो उन्होंने घोषणा की, नदी से नदी जोड़ो 7 नदियों की,
इसकी आवश्यकता पूरे देश में थी, वो अभी नहीं हुआ। तो भी यदि इन्होंने शुरुआत की, छोटी है, प्रयास बहुत छोटा है, दिशा सही कह सकते हैं। और तीसरा, अभी जो गांव की व्यवस्था है जी, जैसे अभी लगातार चर्चा होती है छोटे और मध्यम उद्योगों की, हाँ, तो उनकी चर्चा होनी चाहिए और उनके लिए जो ठीक है। शहरों लेकिन के पास ओवरऑल आप औद्योगिक रामपाल जी क्षेत्र आप बने कह हुए रहे हैं कि किसानों को इस बजट में कुछ नहीं मिला है, जो किसानों की उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हुई है, ये आप कह रहे हैं। सतीश सरीन साहब जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, किसानों के लिए इस बजट में संपूर्ण प्रावधान है। एमएसपी की रिकॉर्ड खरीदारी आपने खुद ही बोला है, जी। नदियां जोड़ने की जो भी व्यवस्थाएं आपने बताई हैं, ये व्यवस्थाएं अमूमन बजट में की जाती हैं और आप इस बार कुछ अतिरिक्त की गई हैं। रही बात, इन्होंने एमएसएमई की बात करी, जो छोटे लघु उद्योग, एमएसएमई के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, उसका आंकड़ा भी आपके पास होगा ही। और खाली इस देश में हमेशा जो बजट आता था वो कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल, ये दीर्घकालीन बजट है, इसमें आगे तक के लिए सोच रखी गई है। अगर आप देखिए, हम अगर 25 साल आगे की सोच के चल रहे हैं, हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। आज आम आदमी को रोजगार भी चाहिए। 60 लाख रोजगार का वायदा किया, अगले साल में 30 लाख रोजगार का वायदा किया, लेकिन ये कब होगा? जब हम कोई दूरगामी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये बजट दीर्घकालीन बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। और ये नहीं है कि किसानों के लिए नहीं इसमें कहा गया है, किसानों के लिए भी कहा गया है। ठीक है, तिवारी साहब ये दीर्घकालीन बजट है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमित शाह ने भी कहा कि ये दूरगामी बजट है, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों कहा है कि ये शून्य है? हेमंत, पेट में आग आज जल रही है जी, और 25 साल बाद में हम आपके पेट की आग को बुझाएंगे। आज देश का नौजवान इनकी 16 लाख नौकरियों के जुमले से परेशान है। देश में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने नारा दिया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। सरीन भाई, 7 साल में 14 करोड़ लोगों की नौकरियों के वादा भूल गए क्या? आज आप केवल 16 लाख लोगों के लिए, अरे राजस्थान की सरकार ने, अकेली राजस्थान की सरकार ने 26 लाख लोगों को हमने परीक्षा में बैठाया रीट में, और हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। केवल एक पिछड़े राज्य ने, राजस्थान ने दे दिया। ना गरीब को मिला, ना मध्यम वर्ग को मिला, ना किसान को मिला, ना मेरी महिला, मेरी बहन को मिला। मेरा गरीबी का जो उन्मूलन है वो कैसे होगा? महंगाई को कहीं कम करने की कोशिश नहीं की गई। हमने मांग की थी कि जीएसटी में पेट्रोल को, डीजल को शामिल करो। 400 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा नजर आता था, 70 रुपए का पेट्रोल इनको महंगा नजर आता था, 60 रुपए का डीजल इनको महंगा नजर आता था। 120 रुपए में पेट्रोल बिकवा दिया, 100 रुपए में डीजल बिकवा दिया, और 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में बिक रहा है। सरसों का तेल महंगा है, तिल्ली का तेल महंगा है, सब्जियां महंगी है। आज आम आदमी को ठगा गया है। अरे 25 साल बाद में मैं दुनिया में रहूंगा या नहीं रहूंगा? आज जो मेरा गरीब आदमी जो कोरोना की 2 काल से 2 उन्होंने महामारी का काल झेला है, उस आदमी की नौकरी चली गई, उसका रोजगार ठप हो गया। उनको हमने क्या आर्थिक पैकेज दिया है? डिजिटल इंडिया के नाम पर जिन कंपनियों से, जिन सेठ साहूकारों से आपने अपनी पार्टी के चंदे में तिवारी साहब इस पे जवाब दे देता हूं मैं सतीश सरीन से, उसके बाद मैं प्रतिष्ठा जी के पास जाऊंगा। ठीक है सतीश सरीन जी, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी गवर्नमेंट्स जीरो सम बजट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट महंगाई बढ़ाने वाला है, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला, आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला है। और तिवारी साहब भी करें कि सबको निराशा हाथ लगी है। खाली जुमले देने से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी जी तो यहाँ बोल के गए थे 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। अरे हमने क्या हुआ? आप मेरे को बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए मेरे, आप बाद में जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, ये रीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो सबके सामने आ ही गया कितना पारदर्शी रीट का एग्जाम है, कितने इनके अध्यक्ष के रिश्तेदार के चयन हुए हैं नौकरियों में, क्या रोजगार दिया है,
ये जुमलेबाजी अभी दिख रही है सड़कों पे। इसके अलावा कुछ नहीं उसके है। अलावा रोजगार दे रही है राजस्थान की उसके अलावा जनता अशोक गहलोत की सरकार। इन्होंने जीएसटी में पेट्रोल की बात करी। राजस्थान सरकार ने मना किया कि हम जीएसटी को पेट्रोल में नहीं लेना चाहते। ये राजस्थान सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि आप जीएसटी को पेट्रोल में लीजिए। जीएसटी काउंसिल में राजस्थान ने मना किया है कि हम जीएसटी को नहीं लेना चाहते। आप देखिए सर, भारत सरकार का फैसला जीएसटी लगाने के लिए हमने कहा था क्या? और एक बात नोटबंदी सुनिए, हमने कहा था क्या? आप जब काउंसिल आप मीटिंग अपने में जाते हिसाब हैं, से कैसे नहीं फैसले बोलते करते हो आप? और जब और आप आप ये कह फैसलों रहे हैं में देश के आप 25 साल में आसमानों नौकरी को सरीन साहब मैं आता हूँ वापस से। अगर सरीन साहब आज एक एक आज करके से एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर सरीन की साहब मैं बात- आता हूँ वापस, देखिए, आपके मेरी पास बात में आता सुनिए। हूँ। इनका बीच में बोलने जी। की आदत है, मेरी नहीं है। जी। आज से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज से बात करेंगे तो नौकरी आज से ही मिलेगी। अगर हम आज कुछ बनाना चाहते हैं और 25 साल तक के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस तो आज पहले से भी ही सरीन नौकरी साहब ये मिलेगी। आरोप नहीं लगाती रही 25 कि साल आप बाद सिर्फ मिलेगी। वादा करते हैं। देखिए पहले भी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं आज? जितने केंद्र सरकार के सर, अधीन 2 पद खाली करोड़ हैं, रोजगार क्या का युवाओं वादा किया था, क्या युवाओं को रोजगार नौकरी मिल का रही है वादा क्या? किया था, जी। अब 16 2 लाख पे करोड़ आ गए। रुपए। ठीक 2 है। करोड़ रोजगार प्रतिष्ठा का जी। वादा था। किसान को आप- गोबर की खेती आप- करना ठीक सिखा है, रहे हो, मैं आता हूँ जो आता हूँ हजारों आता हूँ एक सालों एक करके से दोनों कर के पास आता हूँ। प्रतिष्ठा जी, मिडिल क्लास को ये अपेक्षा थी कि इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव होगा, उससे राहत मिलेंगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। कितनी उम्मीदें मिडिल क्लास को इस बजट से थी और आप क्या मान रही हैं, कैसे देख रही हैं कि क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं कहीं? नहीं सर, जो उम्मीदें थी वो तो किसी भी तरीके से पूरी नहीं हुई। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर जिनने भी आशा की होगी या बजट एक्सपेक्टेशंस जो हमारी थी कि हो सकता है इस बार एटीसी की लिमिट बढ़ जाए जी। या स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट बढ़ जाए, 50,000 से 70,000 कर दिया जाए, या जो हमारी 1.5 लाख की लिमिट है जो पिछले 5 सालों से सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, उसे शायद बढ़ा दिया जाएगा। तो वहां पे किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। हमारे इनकम टैक्स रेट, स्लैब रेट में कोई भी अंतर नहीं है किसी भी तरीके का, वो पूरा पोर्शन अनटच्ड है। तो इनकम टैक्स में हम देखें कि अगर इस बजट से क्या चेंजेस आए हैं तो वो सिर्फ एक चेंजेस, जो 2 इफेक्टिव चेंज आए हैं, 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस। जी। सबसे पहला एक, जो पहले भी व्यवस्था चली आ रही थी कि अगर आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया और उस रिटर्न में कुछ त्रुटि हो गई है तो आप उसे इस साल के असेसमेंट ईयर खत्म होने के नेक्स्ट 2 इयर्स तक आप उसे क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि करंट ईयर के जो रिटर्न्स गए, हमने देखा 2 नई सुविधाएं आई थी एआईएस और टीआईएस की, जिसके बेसिस पे बहुत से रिटर्न्स ऐसा देखा गया है जो एसएससीज ने, इंडिविजुअल्स ने जो रिटर्न फाइल किए उसमें मिसमैच आ रहा है। तो उसे सुधारने के लिए अब 2 साल का वक्त दिया गया है, जिससे अभी इससे पहले वाले साल में जिसे कम कर दिया गया था उसकी अवधि 1 साल कर दी थी, पर उसे वापस से अब 2 साल कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चेंज बजट में इंट्रोडक्शन हुआ है वो ये कि डिजिटल करेंसी पे 30% का टैक्स लागू कर दिया गया है। तो अभी जो नए जमाने के क्रिप्टो करेंसीज के जितने चेंजेस हो रहे थे, क्रिप्टो करेंसीज जो हमारी थी, डिजिटल करेंसी जो थी, उसको अब टैक्स रेट में ला दिया गया है। वो हो गया है 30%। आप कुछ भी डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करेंगे उस ट्रांसफर पे 30% का टैक्स रेट है। इसके अलावा जी, जो अभी अनडिस्क्लोज पर्सन चल रहे थे या उन्हें टैप करना था कि किसने पर्टिकुलर ये ट्रांजैक्शन किया, डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन किया, तो उसमें एक और प्रावधान लाया गया, वो है टीडीएस का। तो अब अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, तो मेरा 1% टीडीएस कटेगा। तो 2 प्रोविजंस आए गए, एक तो टैक्स 30% का और टीडीएस 1% का। ये स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी को लाया गया क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में भारत सरकार ने एक और इंट्रोडक्शन किया है कि अब भारत सरकार डिजिटल रुपी लेके आएगी। जो क्रिप्टो करेंसी चल रही थी उस पे अभी जो बिल है वो भी पास नहीं हुआ, जो लॉ अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो इसके प्रावधान में अभी हमारे रिजर्व बैंक से इंट्रोडक्शन हुआ है, इस बजट में इंट्रोडक्शन हुआ है कि आरबीआई अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। तो अब हो सकता है हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी का जो बिल है वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। जी। तो सिर्फ प्रतिष्ठा ये जी जो ठीक है, प्रावधान मैं आता जो हूँ, वापस main आता थे, हूँ, इसके मैं अलावा- वापस आता हूँ। सतीश सरीन साहब, प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि आम आदमी को निराशा हाथ लगी है। जो मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहा था कि टैक्स स्लैब में उसे कोई राहत मिलेगी, उसको नहीं मिली है। देखिए ऐसा है, मिडिल क्लास को राहत केवल टैक्स स्लैब से भी नहीं दी जाती। मिडिल क्लास को राहत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, उसके लिए रोजगार बढ़ता है, उससे भी राहत मिलती है। जो इन्होंने टैक्स स्लैब की बात करी है, टैक्स स्लैब जो भी टैक्स स्लैब बढ़ा है, आप देखिए 7 साल में ही, 7 साल से पहले क्या टैक्स स्लैब था और 7 साल में क्या टैक्स स्लैब हुआ है।
टैक्स में बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं, इन्होंने अच्छा बताया है। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप ये देखिए, अभी इन्होंने एक डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए किया है। अगर आपका कोई हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो ये आदेश दिया है कि नीचे उस केस को पेंडिंग रखा जाए और उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाए। ये टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर टैक्स पेयर एक तरफ हाई कोर्ट में जाया जाता था, डिपार्टमेंट उसका खर्चा होता था, टैक्स पेयर को नीचे से टैक्स लगता था, बाद में 5 साल बाद पता लगता है डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आ गया तो डिपार्टमेंट को सारा रिफंड वगैरह का, तो उसको एक पेंडिंग रखने के आदेश दिए गए। ये भी एक अच्छा रिफॉर्म है जो अभी प्रतिष्ठा जी ने नहीं बताया। उसके अलावा टैक्स स्लैब, अभी देखिए चुनाव चल रहा है जी, देश का बजट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये देश का बजट है। अगर बीजेपी सरकार चाहती तो चुनाव का ऐसा बजट पेश करती कि इस जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनमें उसका फायदा उठाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा नहीं किया है। ये बजट देश को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ना कि किसी चुनाव को ध्यान में रखते गया है। अभी देखिए कि तिवारी साहब जवाब दीजिए। तिवारी साहब सरीन साहब कह रहे हैं कि ये देखिए देश का बजट है और देश के अनुरूप ही पेश किया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई लोक लुभावनी घोषणाएं कर दी गई हेमंत, हम भी देश के ही हैं। ये राष्ट्रवाद की नई परिभाषा लिया है। ये जूते चप्पल को सस्ता करने के लिए यूपी के चर्मकारों को जो बड़ा उद्योग है उनको सीधा सीधा फायदा नहीं दे रहे हैं क्या? टेक्सटाइल जो तो यूपी के आपको अंदर लगता है कि फायदा नहीं मिलना चाहिए किसी चर्मकारों को? आपने हीरे के अंदर या बुनकरों को टैक्स स्लैब कम कर दिया। आप सूरत के व्यापारियों को, गुजरात के व्यापारियों को, जहां पर आपका शासन है, उनको लाभ देने के लिए नहीं किया क्या? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हेमंत जी, आम आदमी जो चाहता था मेरी रसोई का खर्चा कम हो, गरीब जो चाहता था मेरे को रोजगार मिले, पढ़ा लिखा लड़का चाहता था, मेरी बेटे चाहते थे हमको रोजगार मिले, उनका क्या हुआ? 25 साल बाद में हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज की जवान पीढ़ी क्या करेगी? खराब किया उसको अरे ठीक 70 साल में हमने आपको पांव पे चलना सिखाया, सड़कों पे दौड़ना सिखाया, आप ये देखिए रोजगार की बात कर रही है, क्या रोजगार को कांग्रेस सरकार देगी? इन्होंने रीट में धोखाधड़ी करी है बेरोजगारों के नाम पर, लोगों को ठग रहे हो सर, रीट में धोखाधड़ी करी है, देश के लोगों को ठग रहे हो। मंत्री हमने तो रोजगार दिया है। अरे ठीक है, अब आप दोनों शांत होइए। रामपाल जी किसानों के लिए सरीन साहब कह रहे हैं कि इतनी सारी अच्छी योजनाएं लाई गई हैं, अब किसानों की आय देखिए दोगुनी करने के लिए पीपीपी मॉडल का सहारा लिया जाएगा। बाकी डिजिटल हाईटेक सेवाएं किसानों को पीपीपी मॉडल में योजना के जरिए दी जाएगी। जीरो बजट की खेती, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन दिया गया। 1 मिनट शांत हो जाइए सर, आता हूं। रामपाल जी। हेमंत जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये भी जो दिशा है जैविक खेती की, हम तो कहते हैं यदि भारत सरकार अपने बजट में जो उन्होंने 2016 में प्रतिबद्धता व्यक्त की कि हम 2 गुनी आय करेंगे, तो हम तो खुद ही कर लेंगे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। उसके लिए सरकारों को करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा वो 2 गुनी आय उस समय 6,500 रुपए की आय थी किसान की, एक परिवार की, और 2016 में 2013 की थी, 2016 में हो गई 8,000। अब उसके हिसाब से यदि हम देखते मुद्रास्फीति के अनुसार तो ये आय होनी चाहिए थी 20,000 से ऊपर, और अभी ये 11,000 पटकी हुई है। तो 2 गुनी आय वो भी अब जहां थी वहीं रह गई। और तीसरी मैं बात कहना चाहूंगा, जो चर्चा की 25 वर्ष के विजन की, तो हमने जो 75 वर्ष में इस देश में जो विकास का मॉडल अडॉप्ट किया, उसके आधार पर हिंदुस्तान को गरीबी मिली, और यहां टाटा और बाटा ने मोची को और लुहार को बेरोजगार किया, तो ग्रामीण उद्योगों को नष्ट करने का काम किया इस 75 वर्ष के मॉडल ने। अब 25 वर्ष में भी इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसी मॉडल का अडॉप्ट करके चलेंगे, तो हम कहां पहुंचेंगे, इसकी कल्पना की बात है। और हमको खेती में 2 चीज चाहिए थी जी, कृषि में स्वावलंबन, गांव में स्वायत्तता, और स्वायत्तता के लिए हर गांव के घोषित करते औद्योगिक क्षेत्र। यदि औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते, एक गांव में औसत 10 उद्योग लगते, उन 10 उद्योग कारण लोगों को रोजगार मिलता, बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लगता। उस दिशा में नहीं बढ़े और ये कह रहा हम 80 लाख घर बनाएंगे। अरे भाई, गरीब को छप्पर नहीं, हेमंत जी, गरीब को सक्षम बनाओ कि वो छप्पर बना। घर भी तो जरूरी है। आप यही बात कर रहे हो 75 वर्ष से, गरीब को छप्पर देंगे। हम तो कहते हैं गरीब को छप्पर मत दो ना, गरीब को छप्पर बनाने के लिए सक्षम बनाओ जी। ये दिशा होनी चाहिए।
तो हमने तो दिशा ही गलत कर दी। और एमएसपी में 2,07,000 करोड़ इसकी बात कर रहे हैं कि हम देंगे, ये तो पहले भी देते आए हैं, इसमें नया कुछ नहीं। तो जो किसानों को आज अपनी उपज लागत मूल्य से कम दामों में बेचनी पड़ रही है जी, उसकी इस कारण से तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर गई। सिर्फ घोषणा हुई है, किसानों की मांग थी कि एमएसपी दी जाए, लेकिन उसे लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं सबके एक एक बार कमेंट ले लूं, उसके पास सरीन साहब के पास आखिर में जवाब लेने आऊंगा। प्रतिष्ठा जी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर टैक्स की राहत देने का फैसला किया गया। इसका फायदा कैसे मिलेगा संक्षेप में? जी सर, इसका फायदा ये कि अब जो हम एनपीएस का डिडक्शन क्लेम करते थे, तो जितना अब 14% का जो डिडक्शन आएगा वो उनकी टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा, तो उनकी इनकम कम हो जाएगी उससे से। तो जो हमें पहले आप ये समझ लीजिए कि 14% से हमें टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, 4% से टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, सॉरी। पहले वो 10% था, अब 14% हो गया, तो 4% का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट हो जाएगा इनकम में। हमारी इनकम उस 4% से कम हो जाएगी। जी जी सर। एक दूसरा इस सवाल की आईटीआर में भूल सुधार के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है, इसके मायने क्या है संक्षेप में? जी सर, उसके मायने ये मान लीजिए इस साल मैंने अपना रिटर्न फाइल किया, उसमें डिविडेंड इनकम मेरी दिख रही थी 5,000 रुपए, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना डिविडेंड मिला। मुझे सिर्फ सैलरी मिलती थी, मैंने सैलरी के बेसिस पे रिटर्न फाइल कर दिया। बाद में जब मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना जो नया इंफॉर्मेशन सिस्टम आया उसमें देखा कि 5,000 की इनकम मैंने अंडर रिपोर्टिंग की है। मैंने सरकार को नहीं बताया कि मुझे 5,000 रुपए का डिविडेंड भी मिला है। तो अब मुझे अपना रिटर्न रिवाइज करने के लिए 2 साल का अतिरिक्त समय मिल गया, जिसमें मैं अपनी रिटर्न में जो 5,000 की इनकम मैंने छोड़ दी थी वो मैं ऐड कर दूंगी। पर इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि ये जो रिटर्न रिवाइज करने के लिए मिला है, इसके साथ 2 साल के साथ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, जो एडिशनल लायबिलिटी होगी वो भी पे करनी पड़ेगी। जी प्रतिष्ठा जी, अगर मैं आखिर में आपको कहूं कि संक्षेप में बिल्कुल एक शब्द में आप अगर इस बजट को देखें तो क्या कहेंगी? सर, बजट में बोला जाए तो हमारे लिए एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। उसी तरीके से ये बजट है। सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये किसी भी तरीके से पॉलिटिकली ओरिएंटेड बजट नहीं है, एंड नो डाउट ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड बजट है बिकॉज एग्रीकल्चर सेगमेंट भी देखें तो जो ठीक है तिवारी साहब। बिल्कुल सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है सर इसमें। देश के गरीब मध्यम वर्ग किसान मजदूर जवानों को धोखा दिया गया है। सपने दिखाए गए 2014 से 2022 में, सपने 14 करोड़ नौकरियों से 16 लाख पे आ गए। हमारे किसान भाइयों को गोबर से खेती करने का जो हजारों साल से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती से उनकी आय दुगनी हो जाएगी। रामलाल जी सही कह रहे हैं, जल्दी से अरे दुगनी आय का वादा तो आपने कहा था 2022 में कर देंगे, हम तो दोगुनी से भी नीचे आ गए। जल्दी से देश के लोगों के साथ में धोखाधड़ी है हेमंत। ठीक है, देखिए ये जो जुमले बोलते हैं कांग्रेस वाले कई सालों से बोलते आ रहे हैं, इसलिए उनको आदत पड़ गई कि देश के गरीबों का सपना इन्होंने पहले खूब दिखाए, बाद में ये पूरा नहीं कर पाए। इनकी सरकार रही नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत होता ही जा रहा है, आपको पता है। साथ में ये एमएसपी की बात कर रहे थे, एमएसपी में इस बार ये घोषणा हुई है रिकॉर्ड खरीदारी, तो आज ठीक है, तो उम्मीद की जानी चाहिए सरीन साहब कि किसानों को भी लाभ होगा, आम आदमी को भी लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सतीश सरीन जी, रामपाल जाट जी और आर तिवारी जी और प्रतिष्ठा गुप्ता जी। कुल मिलाकर के आम बजट पेश कर दिया गया है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन आखिरकार धरातल पर जब ये बजट उतरेगा तो किस तरीके से अपना असर दिखाएगा, कितना उतर पाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको। देश के पहले पंप म्यूजियम में ये जो है एक भाप इंजन है। आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानीपेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानीपेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है ये। हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुंड नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी, लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। एक जो पाना है इसमें लगभग 70 से 80 किलो वजन इसमें है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस इंजन की है वो जो लंदन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की थी। यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए कोई मोटर नहीं थी, बल्कि ये जो इस पंप में ये व्हील लगी हुई है पूरी, ये बहुत भारी भरकम व्हील है जिसको हिला पाना संभव नहीं है। ये सिर्फ भाप से चलती थी बिना बिजली के। यहाँ इससे जो ये व्हील घूमती थी तो नीचे जो ये वाल बने हैं इन वालों से प्रेशर बनता था पानी का, और जो पानी था वो पानी इससे पाइप के जरिए जो भी एक सिस्टम बनाया हुआ था, वहाँ पर कई जगह नालियाँ थी, कई जगह पाइप थे, उससे